हेलो प्यारे बच्चों, स्वागत है एक बार फिर से आप सबका इस YouTube चैनल पर। आज हम भौतिक विज्ञान का एक पाठ पढ़ने जा रहे हैं जिसका नाम है प्रकाश का परावर्तन एवं अपवर्तन। ये NCERT की किताब कक्षा 10 का एक पाठ है। कक्षा 10 NCERT की पुस्तक, हिंदी मीडियम, और ये है भौतिक विज्ञान का पहला पाठ जिसका नाम है प्रकाश का परावर्तन एवं अपवर्तन। परावर्तन को अंग्रेजी में कहते हैं रिफ्लेक्शन और अपवर्तन को अंग्रेजी में कहते हैं रिफ्रैक्शन। ओके, तो रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन ये हम पढ़ने वाले हैं। तो इसमें सारा कुछ पढ़ेंगे हम शुरू से लेकर लास्ट तक। तो इस वीडियो को बिल्कुल भी आप स्किप न करिएगा और ध्यान दीजिएगा, अच्छे से पढ़िएगा। तो सबसे पहले हम जानेंगे कुछ प्रकाश के विषय में। देखिए, प्रकाश यानी LIGHT, लाइट। प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है और प्रकाश का जो मुख्य स्रोत है वो है सूर्य। इस धरती पर प्रकाश का जो मूल स्रोत है, मुख्य स्रोत है, वो है सूर्य यानी सन। ओके, अब देखिए, प्रकाश हमेशा सीधी रेखा में चलता है। प्रकाश हमेशा सीधी रेखा में गति करता है, राइट। इस सीधी रेखा को कहते हैं किरण। क्या कहते हैं? किरण यानी रे। ओके, ये सारी किरणें हैं, रेज। ठीक है, तो जो प्रकाश है वो सीधी रेखा में गति करता है, उस सीधी रेखा का नाम है किरण। ओके, अब हम बात करेंगे कि प्रकाश कहाँ कहाँ गति कर सकता है, यानी किन किन माध्यमों में, किन किन मीडियम्स में गति करता है। तो प्रकाश सभी माध्यमों में गति करता है, चाहे कोई ठोस माध्यम हो, चाहे कोई ठोस माध्यम हो। ठोस माध्यम जैसे कांच। दूसरा, चाहे कोई द्रव माध्यम हो यानी सॉलिड, या फिर लिक्विड जैसे जल, वाटर, जल। तीसरा, गैस माध्यम, गैसियस मीडियम। ठीक है, गैस जैसे वायु, एयर। और अगर माध्यम ना भी हो, निर्वात, यहां भी प्रकाश गति करेगा। अब सवाल उठता है, निर्वात क्या है? देखिए, मान लीजिए ये सन है, ये है सन, और ये हमारी अर्थ है। अर्थ के चारों ओर एक वायुमंडल है। ठीक है, वायुमंडल के आगे कुछ नहीं है, नो एयर, कोई वात नहीं, कोई हवा नहीं। जहां पे कोई हवा भी ना हो उस स्थान को बोलते हैं निर्वात। तो प्रकाश की किरणें निर्वात में गति करते हुए जब पृथ्वी के वायुमंडल में प्रवेश करती हैं, यानी एंटर करती हैं, तो इसको एयर मिलता है। यानी कौन सा माध्यम मिलता है? गैसियस माध्यम। वायुमंडल में गैसियस माध्यम मिलेगा। फिर जब ये महासागर या किसी सागर या किसी जल झील के तल पे टकराती हैं तो जल में प्रवेश कर जाती हैं, यानी वाटर, सागर, झील, तालाब इत्यादि। उसके बाद मकानों की कांच की खिड़कियां जो पारदर्शी हैं, वहां से प्रकाश इंटर कर जाता है, यानी ठोस माध्यम में भी प्रकाश इंटर करता है, यानी ग्लास। समझ गए? तो सबसे प्रकाश सभी माध्यमों में गति कर सकता है। माध्यम ना भी हो यानी निर्वात हो, वहाँ भी प्रकाश गति कर सकता है। ठीक है, अब देखिए, तो सवाल है, सबसे ज़्यादा वेलोसिटी, सबसे ज़्यादा वेग प्रकाश का कहाँ होगा? सबसे ज़्यादा वेग होगा निर्वात में, उससे कम गैसीय माध्यम में, उससे कम जल माध्यम में, द्रव माध्यम में, और सबसे कम सॉलिड में यानी ठोस माध्यम में। तो प्रकाश का वेग निर्वात में लगभग 3 लाख
किलोमीटर, राइट, पर सेकेंड, यानी निर्वात में प्रकाश की चाल लगभग 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड। एक सेकेंड में 3 लाख किलोमीटर प्रकाश गति कर जाएगा। ठीक है। उसके बाद जैसे गैसीय माध्यम होगा, यानी वायु में कुछ वेलोसिटी कम हो जाएगी, जल में कुछ वेलोसिटी कम हो जाएगी, कुछ वेग कम हो जाएगा, और ठोस में कुछ वेग कम हो जाएगा। तो हमने किरण सीखा, प्रकाश सीधी रेखा में गति करता है, प्रकाश सभी माध्यमों में गति करता है, ये भी हमने जाना। ठीक है। अब हम निर्वात क्या है ये भी हमने जाना, है ना। अंतरिक्ष यानी जहाँ वायुमंडल नहीं है वहाँ उस प्लेस को निर्वात कहते हैं। अब देखिए, अब हम पढ़ेंगे कि ये परावर्तन होता क्या है। व्हाट इज रिफ्लेक्शन, व्हाट इज रिफ्लेक्शन, परावर्तन क्या है ना। ये मेन क्वेश्चन है कि परावर्तन है क्या। तो हम इस वीडियो में यही कुछ सीखने वाले हैं कि परावर्तन वास्तव में है क्या। ठीक है, बहुत ध्यान से देखिएगा। आपने देखा कि प्रकाश सभी माध्यमों में अच्छे से गति करता है। ठीक है। अब देखिए, अब आपको एक उदाहरण देते हैं। मान लीजिए हमारे पास ये देखिए, ये हमारे पास कोई कांच का बना दर्पण है। ठीक है, कांच का बना दर्पण है, अपारदर्शी है। क्या है? अपारदर्शी, अपारदर्शी क्या है? अपारदर्शी दर्पण, दर्पण। इसके चारों ओर एक माध्यम है। ये तो कांच है, कांच है, कांच भी एक माध्यम है ना। आपने देखा होगा कांच एक माध्यम है। कांच के चारों ओर क्या है? हवा है, एयर, है ना। ये भी एक माध्यम है ना। तो इसको माध्यम फर्स्ट कहते हैं और इसको माध्यम सेकंड कहते हैं। इसको माध्यम सेकंड, इसको माध्यम फर्स्ट हमने कहा। ठीक है। अब कोई प्रकाश की किरण इस प्रकार से आ रही है, ये अभी तक ये एक माध्यम में यानी हवा, यहाँ भी हवा है, हवा चारों ओर हवा है। अभी तक ये किरण पहले माध्यम में चल रही थी, है ना। फिर जैसे ही ये दूसरे माध्यम के तल से टकराई तो आर पार नहीं जा सकती क्योंकि पॉलिश है। तो टकराने के बाद पुनः इस प्रकार से उसी माध्यम में लौट गई, है ना। प्रकाश की किरण आई, दूसरे माध्यम के तल से टकराई और उसी माध्यम में लौट गई। तो इस घटना को कहते हैं प्रकाश का परावर्तन, प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। ठीक है, यह है परावर्तन, रिफ्लेक्शन, है ना। अब देखिए, आपको कुछ इसमें नियम बता देते हैं। 2 नियम हैं। ये जो किरण आ रही है इसको आपतित किरण कहेंगे, आपतित किरण कहेंगे। और ये जो किरण गई इसको, इसी किरण का परावर्तन हुआ तो परावर्तित किरण क्या कहेंगे? परावर्तित किरण, है ना। तो आपतित किरण और परावर्तित किरण। अब इस बिंदु से इसका परावर्तन हुआ, आपतन हुआ, यहां पर इस बिंदु पे आपतन हुआ, तो यह है आपतन बिंदु। ये क्या है? आपतन बिंदु है। ठीक है। और उसके बाद हम आपतन बिंदु पे अगर लंब खींच दें यानी 90° का कोण बना दें, ये है, इसको कहते हैं अभिलंब। क्या कहते हैं इसको? अभिलंब। ये काल्पनिक है, ये 90° का कोण इस बिंदु पे काल्पनिक है। तो ये जो कोण बनेगा अभिलंब के साथ, ये वाला
आपतित किरण का अभिलंब के साथ ये जो कोण बनेगा इसको कहेंगे आपतन कोण। क्या कहेंगे? आपतन कोण। ठीक है, इसको दिखाएंगे स्मॉल आई से। और ये वाला जो कोण बना अभिलंब से परावर्तित किरण का जो कोण बना इसको कहेंगे परावर्तित किरण है तो परावर्तन कोण। परावर्तन कोण यानी इसको स्मॉल आर से दिखाएंगे। तो नियम यह है कि पहला नियम है यानी परावर्तन का नियम, परावर्तन का नियम दो नियम है। पहला नियम है आपतित किरण नंबर 1, आपतन बिंदु पर खींचा गया अभिलंब नंबर 2 और परावर्तित किरण ये वाली नंबर 3, यानी 1 2 3 आपतित किरण, अभिलंब और परावर्तित किरण तीनों एक ही तल में होंगे। ठीक है, एक ही तल में होंगे यानी बोर्ड से बाहर नहीं जाएगा। अगर एक्स वाई एक्सिस पे है तो एक्स वाई एक्सिस पे ही होंगे। ऐसा नहीं है कि अभिलंब जेड एक्सिस पे खींचा जाएगा, नो। दूसरा नियम है आपतन कोण यानी आई और परावर्तन कोण यानी आर। कोण आई बराबर कोण आर, यानी ये दोनों कोण आपस में बराबर होंगे। जैसे कोण आई अगर 30 डिग्री है तो कोण आर भी कितने का होगा? 30 डिग्री का ही होगा। ठीक है, तो ये दो नियम है परावर्तन के। अब देखिए, अब जो ये लेसन है इसके आगे आपको पढ़ने हैं दर्पण। इस लेसन में आगे पढ़ना है दर्पण। क्यों दर्पण पढ़ना है? क्योंकि देखिए परावर्तन की घटना वहीं पर ज़्यादा अच्छी होगी जिसका तल चिकना होगा, जिसका तल चिकना होगा। अगर यहाँ पर लकड़ी होता तो लकड़ी का तल चिकना नहीं होगा, तो परावर्तन की घटना उतनी अच्छी तरीके से नहीं हो पाएगी। इसलिए दर्पण से परावर्तन की घटना सबसे अच्छी तरीके से होती है। इसलिए हम इस पाठ में आगे दर्पण का अध्ययन करेंगे, है ना। तो ठीक है, आइए चलते हैं दर्पण का अध्ययन करते हैं आगे। तो देखिए, दर्पण मुख्य रूप से दो प्रकार के होते हैं, है ना। मुख्य रूप से दर्पण कितने प्रकार के होते हैं, है ना? 2 प्रकार के होते हैं। ये हम आपको बताएंगे कि मुख्य रूप से दर्पण कितने प्रकार के होते हैं। हाँ, अगर क्वेश्चन आए अपवर्तन किसे कहते हैं, परावर्तन किसे कहते हैं और परावर्तन के दोनों नियम लिखिए, तो आप इन नियमों को आसानी से लिख देंगे। अब देखिए, हमको पढ़ना है दर्पण, मिरर। दर्पण मुख्य रूप से 2 प्रकार के होते हैं। समतल दर्पण, पहला होता है समतल दर्पण और दूसरा है गोलीय दर्पण। दूसरा क्या है? गोलीय दर्पण। तो इस अध्याय में यानी एनसीईआरटी कक्षा 10 विज्ञान की किताब में जो भौतिक विज्ञान का पाठ है परावर्तन एवं अपवर्तन, इसमें दर्पण आपको सिर्फ गोलीय पढ़ने हैं, समतल दर्पण आपको नहीं पढ़ना है। तो गोलीय दर्पण अगर हम देखें तो गोलीय दर्पण 2 प्रकार के होते हैं। पहले को बोलते हैं अवतल दर्पण ना दर्पण, और दूसरे को बोलते हैं उत्तल दर्पण। करेक्ट, पहले को बोलते हैं अवतल दर्पण और दूसरे को उत्तल दर्पण। दर्पण कैसे बनते हैं, ये जो गोली दर्पण है कैसे बनते हैं, आइए देखते हैं। मान लीजिए कांच का हमारे पास एक खोखला गोला है, ये कांच का गोला है, कांच का खोखला गोला। ठीक है, हमारे पास कांच का एक खोखला गोला है। हमने इसको यहाँ से कट कर लिया ऐसे और ले जाके यहाँ पे रख दिया एक तरफ। अब देखिए, कट करके ले जाके यहाँ रख दिया। अब इसके 2 पृष्ठ हैं यानी 2 साइड हैं, एक उभरी हुई साइड
एक धसी हुई साइड, राइट। दोनों चिकनी हैं अभी, लेकिन अगर उभरी हुई साइड में अगर हम पॉलिश कर दें, उभरी हुई साइड में पॉलिश कर दें तो धसी हुई साइड जो है चिकनी रह जाती है और उभरी हुई साइड चिकनी नहीं रह जाती, जिससे कि बनता है दर्पण और किरण आर पार नहीं जा पाएंगी, ठीक है, लौट जाएंगी। तो इस प्रकार के दर्पण को बोलते हैं अवतल दर्पण। अगर यही टुकड़ा हम ऐसे रख देते, ठीक है, और एक मिनट, यही टुकड़ा अगर हम ऐसे रख देते और अंदर की तरफ पॉलिश कर देते, यानी धसी हुई साइड में पॉलिश कर देते और उभरी हुई साइड चिकनी रहती, तो ये होता उत्तल दर्पण, ठीक है। अब बात है कि उत्तल दर्पण और अवतल दर्पण में 6 चीज़ें होती हैं। कितनी? 6 चीज़ें, 2, 3, 4, 5, 6। पहला है वक्रता केंद्र, वक्रता केंद्र यानी सेंटर, किसका? दर्पण का। दूसरा है वक्रता त्रिज्या, वक्रता त्रिज्या यानी रेडियस, किसका? दर्पण का। तीसरा है फोकस बिंदु, फोकस बिंदु किसका? दर्पण का। चौथा है फोकस दूरी, फोकस दूरी किसकी? दर्पण की। पांचवा है ध्रुव यानी पोल, किसका? दर्पण का। और छठा है मुख्य अक्ष, मुख्य अक्ष। तो दर्पण से संबंधित ये 6 परिभाषाएं हैं, 6 डेफिनेशंस हैं, वो आपको पढ़नी है। देखिए सबसे पहले वक्रता केंद्र। देखिए ये जो हमारे दर्पण थे, ये एक कांच के खोखले गोले का हिस्सा थे। तो कांच के खोखले गोले का एक केंद्र था, तो वही केंद्र इस दर्पण का भी केंद्र होगा, इस दर्पण का भी केंद्र होगा। तो ये C, और वक्रता केंद्र को कहाँ से दिखाते हैं? C से दिखाते हैं। इसका भी ये केंद्र होगा, ये C। इसका केंद्र बाएं तरफ, इसका केंद्र दाहिनी तरफ, ठीक है। अवतल दर्पण का केंद्र बाएं तरफ, उत्तल दर्पण का केंद्र दाहिनी तरफ। दूसरा वक्रता त्रिज्या यानी रेडियस। अब देखिए केंद्र से परिधि को मिलाने वाली रेखा, ये रेडियस कहलाती है, R यानी त्रिज्या मतलब रेडियस। तो दर्पण, गोली दर्पण के केस में इसको वक्रता त्रिज्या कहते हैं। केंद्र को वक्रता केंद्र और त्रिज्या को वक्रता त्रिज्या। तो C को दर्पण से मिला दो तो ये रेखा जो मिली वो है वक्रता त्रिज्या, कैपिटल R, ठीक है, कैपिटल R है। उसके बाद अब हमको पढ़ना है फोकस बिंदु। फोकस बिंदु, वक्रता त्रिज्या ये है, इसका जस्ट बीच का पॉइंट, जस्ट बीच का पॉइंट, एकदम बीच का पॉइंट F, ये है वक्रता त्रिज्या। अब देखिए ये R है, इसकी आधी वक्रता, आधी बिंदु पे क्या है? आधे पे जहाँ पे पॉइंट है वो है फोकस, फोकस बिंदु। क्या है ये? फोकस बिंदु, कैपिटल F। ये है कैपिटल F, ये है कैपिटल F। तो अवतल दर्पण में कैपिटल F बाईं तरफ। हाँ ध्यान रखिएगा कि हमेशा दर्पणों को इसी प्रकार रखेंगे। अवतल दर्पण के चिकने पृष्ठ को बाईं ओर और उत्तल दर्पण के भी चिकने पृष्ठ को बाईं ओर। ये लेफ्ट साइड, ये हमारा लेफ्ट है, ये हमारा राइट है ना। तो दोनों दर्पणों को इसी प्रकार रखेंगे कि दोनों का चिकना तल लेफ्ट में ही रहे, इसी तरफ रहे। ये चिकना तल इसका लेफ्ट में, ये चिकना तल इसका लेफ्ट में। किताब में भी यानी बुक में भी आपके इसी प्रकार फिगर बने हुए हैं, ठीक है। चिकना तल लेफ्ट में है, ध्यान रखिए। अब देखिए C हो गया, R हो गया, F हो गया। अब स्मॉल f यानी फोकस दूरी, F से दर्पण की दूरी, इसको F स्मॉल f कहते हैं, यानी फोकस दूरी कहते हैं। क्या कहते हैं? फोकस दूरी, स्मॉल f, ठीक है। ये इसकी फोकस दूरी बाईं तरफ है अवतल दर्पण की, लेफ्ट साइड में, और उत्तल दर्पण की फोकस दूरी स्मॉल f कहाँ है? राइट साइड में। अगला है ध्रुव। ये जो हमारा दर्पण है, इसके बिल्कुल बीच, पृष्ठ के बिल्कुल बीच का जो बिंदु है उसको ध्रुव कहते हैं, यानी
पोल कहते हैं P, ये है P। अब है मुख्य अक्ष, ये है P। मुख्य अक्ष क्या है? C और R, C, F और P को मिलाने वाली रेखा, इसको लंबा कर दें आगे, ये पूरी लंबी सी रेखा, इसको कहते हैं मुख्य अक्ष। मुख्य अक्ष, इसको इधर लंबा कर दें, इसको इधर लंबा कर दें, ये रेखा क्या है? मुख्य अक्ष। तो अब हमको मुख्य अक्ष भी मिल गया। तो मुख्य अक्ष पर ही सारे बिंदु हैं। C मुख्य अक्ष पर है, ये जो लंबी सी रेखा है इसको कहते हैं मुख्य अक्ष। इसको इधर बढ़ा दो, इसको इधर बढ़ा दो, एक लंबी रेखा मिली, इसको कहेंगे मुख्य अक्ष, मेन एक्सिस। तो मुख्य अक्ष पर ही C है, F है, P है, R भी है और स्मॉल f भी है। सब किस पे हैं? मुख्य अक्ष पे हैं। ठीक है, तो सारा कुछ दर्पण के मुख्य अक्ष पर ही स्थित होता है। ठीक है बच्चों, अब देखिए, अब एक बात और बताना चाहेंगे। निर्देशांक ज्यामिति यानी कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में अगर हम उसके हिसाब से देखें तो P को अगर 0 मान लें तो दाहिनी तरफ देखिए 4 निर्देशांक होते हैं, है ना। ये इधर को x एक्सिस और 0 से दाहिनी तरफ x एक्सिस और बाएं तरफ y एक्सिस, इसको 0 से दाहिनी तरफ x एक्सिस और 0 से बाएं तरफ y एक्सिस। ठीक है, तो अब याद रखिए, अब अगली बात है कि अब हम क्या करेंगे, एक चीज और, y एक्सिस पे सभी दूरियां माइनस में होती हैं और x एक्सिस पे सभी दूरियां प्लस में होती हैं। तो हमारा जो मुख्य अक्ष है वो 2 भागों में बटा है। यहाँ दर्पण से दाहिनी ओर x एक्सिस है, दर्पण से बाईं ओर y एक्सिस है। तो ये जो अवतल दर्पण है इसकी फोकस दूरी दर्पण से बाईं ओर है तो हमेशा ये कैसी होगी? ऋणात्मक होगी। यानी अवतल दर्पण की फोकस दूरी कैसी होगी? ऋणात्मक होगी और वक्रता त्रिज्या भी ऋणात्मक होगी। ये किसकी? अवतल दर्पण की। ध्यान रखिएगा, कहीं भी सवाल में, क्वेश्चन में अगर आ जाए कि किस गोलीय दर्पण की वक्रता त्रिज्या तथा फोकस दूरी ऋणात्मक होती है तो आप आंसर देंगे कि अवतल दर्पण की फोकस दूरी तथा वक्रता त्रिज्या ऋणात्मक होती हैं। ओके, अब देखिए बात करते हैं उत्तल दर्पण की। तो उत्तल दर्पण में ये है 0, इधर y एक्सिस और इधर x एक्सिस। तो उत्तल दर्पण का स्मॉल f और r यानी वक्रता त्रिज्या ये दोनों राइट हैंड में हैं, यानी x एक्सिस पे हैं। तो ये हमेशा क्या होंगे? दोनों पॉजिटिव होंगे, है ना। तो उत्तल दर्पण की जो फोकस दूरी है स्मॉल f और r कैपिटल R वक्रता त्रिज्या, ये वक्रता त्रिज्या और फोकस दूरी ये क्या होंगे? पॉजिटिव होंगे क्योंकि x एक्सिस पे हैं। ठीक है, इतना समझ में आ गया? ओके, अब हम आगे बात करते हैं